हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का स्पीड या उसका मूवमेंट शो करने के लिए। अब केमिस्ट्री में हम यहाँ किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? रिएक्शंस की स्पीड की, रिएक्शंस के मूवमेंट की। कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, कितने टाइम में वो हाफ रिएक्शन कंप्लीट करती है, कितने टाइम में वो 3/4 रिएक्शन कंप्लीट करती है। तो ये सब बात हम यहाँ करने वाले हैं। अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? कुछ रिएक्शंस हमारे पास होती हैं बहुत फास्ट रिएक्शन, कुछ हमारे पास होती है ऐसी रिएक्शंस जो मिलियंस और ट्रिलियंस ईयर में कंप्लीट होती हैं और कुछ हमारे पास होती है मॉडरेट रिएक्शन। तो शुरू करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ और यहाँ पे इनको कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया है। देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है भाई, कोल और डायमंड। पहली बात तो ये दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे कि भाई जो कार्बन है वो डायमंड का भी फॉर्म होता है, ग्रेफाइट भी इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड फुलरीन स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी थी। और कोल भी क्या होता है? काइंड ऑफ कार्बन होता है। तो भाई कोल से बनता है डायमंड। अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास जितने भी कोयले हैं तो उनको स्टोर कर लो और क्या बनाने के लिए भाई? डायमंड्स बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा? मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कोल किस में कन्वर्ट होता है? डायमंड के अंदर। सेम बात है भाई, डायमंड से ग्रेफाइट में जो बनता है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल की निब के अंदर प्रेजेंट होता है एलिमेंट, दैट इज ग्रेफाइट। तो डायमंड से क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है और इसको बनने में भी बहुत बहुत ईयर्स लग जाते हैं। तो ये क्या है भाई? ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस हैं। आइस से वाटर कन्वर्ट होता है। क्या तुम आराम से देख सकते हो? हमारे पास आइस है और अगर हमने आइस क्यूब को अपने हैंड पे भी रख लिया तो हमारी बॉडी हीट से वो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर के अंदर। वैसे ही जैसे हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन है AgNO3 और NaCl की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं भाई? AgCl का PPT। अब ये जो AgCl का PPT बनता है ये इतना इंस्टेंट रिएक्शन है, मतलब ये हमारे हुए वेरी स्लो रिएक्शन, ये हमारी हुई फास्ट रिएक्शन और भाई ये एग्जाम्पल हो गया हमारा मॉडरेट रिएक्शन का। तो ऐसे ही हमने इन सारी रिएक्शन फॉर्म्स को 3 जगह क्लासिफाई कर लिया। किस किस फॉर्म में कर लिया? वेरी फास्ट रिएक्शन में, स्लो रिएक्शन में और मॉडरेट रिएक्शन के अंदर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हम जो केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं वो हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्लो रिएक्शंस को पढ़ना इज इम्पॉसिबल। अब ट्रिलियंस ऑफ ईयर एक ही रिएक्शन को पढ़ने के लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो भाई आपकी एज भी इतनी ही होनी चाहिए कि आप ट्रिलियंस ऑफ ईयर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहो। या फिर अगर मैं बात करूं वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब कुछ रिएक्शंस इतनी भी फास्ट होती हैं, लाइक बोले अगर पलक झपकते ही क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, इतनी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो उनकी रेट को कैलकुलेट करना भी क्या होता है? थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस की बात करेंगे। जैसे हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखो, precipitation of silver chloride occurs by mixing of aqueous solution of सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते ही क्या बन जाता है? AgCl का PPT बन जाता है और ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। मतलब जैसे ही आपने क्या कर रखा है, आप AgNO3 का सोल्यूशन ले रखा है और उसमें NaCl आप डालोगे, डालते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl के PPT के अंदर। मतलब इस रेट ऑफ रिएक्शन को कितनी फास्ट हो रही है आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये बात करते हैं हम वेरी स्लो रिएक्शन की। ये क्या है भाई? ऐसी रिएक्शंस जो कि क्या करती हैं? विच में टेक
डेज और मंथ्स और इवन ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया, कोल से डायमंड में कन्वर्ट होने में ईयर्स लग जाते हैं, या फिर हम बोले रस्टिंग ऑफ आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या होता है भाई, बहुत साल भी रख सकते हैं, मंथ्स में भी हो जाती है, और कई बार अगर भाई आयरन की क्वालिटी बहुत ख़राब अगर आपने ले ली है तो वो ईयर्स मंथ्स छोड़ो, वो वीक्स में ही क्या हो जाएगा, रस्ट ले लेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को भाई कैलकुलेट करना, इनकी रेट्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ किनकी बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस की। रिएक्शंस विच आर नेदर स्लो नॉर फास्ट बट टेक प्लेस एट मॉडरेट स्पीड और रेट्स। कैसे होती है वो, एक मॉडरेट स्पीड पे वो रिएक्शंस जो है फर्दर प्रोसीड होती हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो क्या है यहाँ पे बोल रहा है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज हमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, हमने क्या पढ़ा था भाई, सुक्रोज 2 यूनिट्स में ब्रेकआउट होता है, किस किस में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ये क्या है भाई, ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, हम इस रिएक्शन की रेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, इन केमिकल काइनेटिक्स वी मेनली स्टडी मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस की बात करते हैं। अब यहाँ देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में किसी भी रिएक्शन का, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम में उसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है वो कितने टाइम में हो रहा है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं केमिकली। देखो रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, कि कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ है, टोटल चेंज, और टोटल टाइम में जितना भी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो फॉर द वेरी लास्ट टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ इस पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है वो कितने टाइम में होगा, इसी बात को हमें यहाँ पढ़ना है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, देखो कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है A प्लस बी, जो कि एक प्रोडक्ट देते हैं भाई C और D। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है, हमारे प्रोडक्ट हैं। अब किसी भी टाइम टी पर, मतलब जो हमने शुरू में टाइम टी लिया है इनिशियली, तो क्या है, इनिशियली रिएक्टेंट कुछ होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, इनिशियली हमारा 0 होता है। अगर मैं ये बोलूँ इनिशियली मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, ए वाला स्मॉल a है और बी वाला भाई स्मॉल b है। अब किसी भी टाइम टी पर, ये क्या है, इनिशियली जब टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, टाइम में कोई ना कोई चेंज होता गया, तो क्या होता जाएगा, रिएक्टेंट तो खत्म होना शुरू होता है और प्रोडक्ट हमारा बनना शुरू होता है। अब जितना हमारा रिएक्टेंट खत्म होता है उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। मैं ये मान लेती हूँ कि यहाँ पे भाई पूरा का पूरा जो ये ए वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है एट टाइम टी पर, और सी है जो बन चुका है ए टाइम्स, और जो मेरा बी वाला है ये भी पूरा कंज्यूम हो चुका है, और यहाँ पे भाई डी बन चुका है मेरा बी टाइम्स प्रोडक्ट। मतलब इनिशियली ए कितना था, स्मॉल है, बी कितना था, स्मॉल बी, और सी और डी क्या थे, 0 थे, क्योंकि रिएक्शन तो अभी स्टार्ट हुई है। अब एक टाइम टी पर जब मेरे क्या है, रिएक्टेंट्स ए और बी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, तब मेरे प्रोडक्ट सी और डी यहाँ पे बने हैं। कितने बने हैं, ए और बी। तो इसको अगर हमें लिखना है केमिकली तो हम कैसे लिखते हैं, अभी अभी हमने बात की थी भाई रेट क्या होती है। देखो रिएक्शन का रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन के अंदर, कितना हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्या है भाई, चेंज
टोटल टाइम के अंदर कितना जो चेंज हुआ है उसकी हम बात करेंगे इस रिएक्शन के अंदर। तो देखो इनिशियली अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो मेरी रिएक्शन है ये क्या है भाई R1 और ये क्या है R2, तो R2 और R1 का जो कंसंट्रेशन में चेंज है और जो टाइम T पर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं T2 टाइम और उसको बोलते हैं भाई T1 टाइम। यहाँ पे जो लिया है ना आपने, इसको बोल दो T1 और इसको बोल दो भाई T2। तो ये जो T2 और T1 टाइम में जो चेंज है ये क्या है, मेरा टोटल टाइम टेकन। ऐसे हम इनको कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट क्या है, डेल्टा T क्या हुआ मेरा T2 T1 और डेल्टा R2 क्या हुआ भाई मेरा यहाँ पे डेल्टा R, मतलब रिएक्टेंट में जितना भी चेंज है R2 माइनस R1। तो ये क्या हुआ, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या भी बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हमने अभी अभी क्या देखा था कि किसी भी टाइम T पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टाइम टेकन। जितना भी हमने टाइम लिया है उस पर कितना हमारा रिएक्टेंट जो है डिक्रीज हो रहा है। या फिर क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज बाई केमिकल काइनेटिक्स। आई इतनी बात समझ में। अब यहाँ हम आगे बात करते हैं, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लें तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि किसी भी टाइम T पे कितना प्रोडक्ट हमारा बनता जा रहा है, कितना प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है भाई, अपीयर हो रहा है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन का रेट बोल सकते हैं। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर टाइम टेकन, कि कितने टाइम में हमारा जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर टाइम टेकन। ये दोनों ही बात किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। देखो जैसे पहले हम बात करते हैं इस रिएक्टेंट और टाइम के ग्राफ की, तो एक एक ग्राफ हम पढ़ते हैं यहाँ अच्छे से। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, तो मैं इसकी रिएक्टेंट और इसके टाइम की क्या करती हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ। अब मुझे एक बात तो पता है, जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या है, मेरा रिएक्शन का रेट जो है डिक्रीज होता जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है भाई, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम टाइम होगा, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ 1 सेकेंड 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे है और रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब जब रिएक्शन मैक्सिमम होगा तो टाइम क्या होगा, सबसे कम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसे हमारा रिएक्टेंट और टाइम का जो ग्राफ है उसको हम प्लॉट करते हैं। कैसे करते हैं, विद चेंज इन टाइम, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्टेंट जो क्या है कम होती है। अब जैसे हमारा रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ है उसका एकदम उल्टा क्या बनेगा, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ प्लॉट होगा। देखो ये है हमारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और ये है हमारा टाइम। अब हमें ये वाली बात पता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट जो है उसका भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो बनाए इसका ग्राफ। देखो यहाँ पे टाइम क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे टाइम क्या हुआ भाई, मिनिमम, 0 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है भाई, मिनिमम। तो ये दोनों ग्राफ तो क्या होंगे, पैरेलल चलेंगे। मतलब टाइम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो क्या ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा,
मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे जाके क्या होगा, पूरा रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा किसका ग्राफ, प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ। देखो प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों को अगर हमें क्या करना है, एक साथ बनाना है, तो क्या हम इन दोनों ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब एक यहाँ ऐसा पॉइंट भी आता है जब रिएक्शन का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन एकदम इक्वल हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया भाई, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, ओनली मॉडरेट रिएक्शंस की। और हमने इनके ग्राफ के बारे में पढ़ लिया और रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ये सारी बात अभी तक देख ली। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और यूनिट्स के बारे में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि यूनिट्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है इसकी बात तो हम बहुत बाद में करने वाले हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे यूनिट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कैसे हम यहाँ पे रिएक्शन के अंदर यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला था वो क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। तो यूनिट भी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो चेंज है वो ही हमारा यूनिट होगा। अब कंसंट्रेशन को हम क्या भी कह सकते हैं, मोलैरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी ही तो क्या होती है, कितने टाइम में कितने मोल पर लीटर में हमने उसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया है, यही बात हमने मोलैरिटी में की थी। तो यहाँ भाई कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर लीटर, ठीक है। अपॉन में क्या है, टाइम, ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर को तो हम लिख सकते हैं भाई मोलैरिटी, और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, T-1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऊपर लिया है तो T-1 ये हो गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल मोल पर लीटर अपॉन में टाइम टेकन। या हम इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, टाइम को हम अगर मिनट में गिवन हुआ तो पर मिनट में, अगर वॉल्यूम लीटर की जगह डेसीमीटर में दिया होगा डेसीमीटर, और मिनट में होगा तो मिनट में। ऐसे हम इसके यूनिट्स हमें कैलकुलेट करनी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर किस केस में भाई, गैसियस रिएक्शन के केस में। देखो गैसियस रिएक्शन में हमेशा और हमेशा प्रेशर की बात हम करेंगे, पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM होती है। तो यहाँ पे भाई अगर पार्ट में क्या लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे A से मेरा बन रहा है कोई प्रोडक्ट B और C, तो ये अगर एक गैसियस रिएक्शन है तो यहाँ पे मेंशन होके आएगा कि भाई ये क्या है, एक गैसियस रिएक्शन है। तो यहाँ यूनिट किस में मिलेगी आपको, ATM में मिलेगी। पर यूनिट टाइम है तो पर यूनिट सेकेंड, अगर मिनट में गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, ATM पर मिनट, जो भी गिवन होगा उस हिसाब से हम इसकी यूनिट को लिख देंगे टाइम में। लेकिन प्रेशर किस में होगा, ATM में होगा तो ATM में। तो हमने क्या देखा, यूनिट्स ऑफ रिएक्शन को लिक्विड फॉर्म में, और दूसरा गैसियस फॉर्म में हमें इनका यूनिट ऑफ रिएक्शन कैसे मेंशन करना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे तरीके से हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अभी तक हम सारी के सारी बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, पहले इसके बारे में सुनो। देखो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात समझ में आई, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किसी भी एप्रिशिएबल टाइम में या किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना कंप्लीट होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट हम बोलेंगे। 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर
प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट P। मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे ये फिक्स है कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट ही हमें देगा। इसे हम क्या बोल देंगे भाई, एवरेज रेट, कि किसी भी रिएक्शन का ये उसका क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा। इफ R1 एंड प्रोडक्ट क्या है P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product respectively at time T1 and R2 and P2 are the concentration of R and P respectively at time T2। क्या कह रहा है, R1 और P1 क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है किसी भी टाइम T1 पर। R2 और P2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं कब, जब हमारा टाइम क्या है T2। तो क्या हो जाएगी उसकी एवरेज रेट, देखो रेट का फॉर्मूला ही क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम के लिए हमने बात की है। अब यहाँ पे तुम एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करना, हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा, और रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके लिए ही हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, और प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, पर एक बार हम बेसिक चीजों की थोड़ी बात यहाँ कर लेते हैं। अब देखो जैसे हमने लिखा माइनस आर, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम टेकन। इसको हमने क्या बोल दिया, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन। किसका है भाई, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस लगाना नहीं भूलना है जब हम रेट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं, क्या नहीं भूलना है, माइनस लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चेंज इन रिएक्टेंट, अब देखो R2 माइनस R1, R2 क्या है, एट टाइम T2 पर रिएक्शन का रेट है, रिएक्टेंट का रेट है, और एट टाइम T1 पर ये रेट है हमारे रिएक्टेंट का R1। ये क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रही है भाई, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। इतनी बात क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात की है, अब वैसे ही हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर टाइम टेकन, मतलब कितने टाइम में हमारा जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कितना इंक्रीज हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज करने वाले हैं, पॉजिटिव साइन। रिएक्शन जब हमने रिएक्टेंट की निकाली थी रेट ऑफ रिएक्शन, हमने नेगेटिव साइन किया था क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है जबकि प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसलिए हम यहाँ यूज करते हैं पॉजिटिव सिंबल। क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी टाइम T2 पर कितना है प्रोडक्ट P2, किसी भी टाइम T1 पर प्रोडक्ट कितना है P1। ये क्या है, टोटल चेंज। यहाँ पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब हम इन दोनों के ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग बनेगा। मतलब R नॉट पे जो रिएक्टेंट है हमारी टाइम T1 पे, देखो वो कितनी है भाई, इतनी, T2 पे कितनी है, इतनी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा क्या होगा, टाइम तो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, रिएक्टेंट का मिनिमम। मतलब रिएक्टेंट ऑलमोस्ट वहां पे खत्म हो जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, डिक्रीजिंग ग्राफ। और प्रोडक्ट का कैसा बनेगा भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। मतलब टाइम के साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होता जाएगा भाई, इंक्रीज होता जाएगा। T2 क्या है, T1 टाइम पर इतना, T2 पर फिर बढ़ गया, आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा भाई, इंक्रीज होता जाएगा।
हमने किसकी बात कर ली, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने इनको दो में क्लासिफाई किया था, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके स्टोइकियोमेट्री की। देखो, जैसे कोई रिएक्शन है ए और बी, कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट सी और डी में, तो हमें इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाता है। तो अच्छे से सीखते हैं हम इसको कि कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। देखो, पहले रिएक्टेंट वाले पार्ट को लिखना है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं किसकी भाई, रिएक्टेंट की, तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, रिएक्टेंट का रिएक्शन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो नेगेटिव साइन आ गया। अब देखो इस पे स्टोइकियोमेट्रिक जो है वो किस में आती है, अपॉन में, 1/n1। अगर वहां पे क्या होगी, 2 होगी तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 होगी तो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, क्या है भाई, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के लिए हमेशा हम ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, अब चेंज के लिए हम डेल साइन भी यूज कर सकते हैं या फिर हम डी साइन भी, डी भी यूज कर सकते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो यूज कर लो। डी ए अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, डी टी। ठीक है, वैसे ही लिख देंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ बी वाले पार्ट की, इसका स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा N2, अपॉन में इसके ऊपर इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे बी की, साथ में क्या लिखेंगे भाई, डी और टी। फिर आगे हम लिखेंगे, रिएक्टेंट तो खत्म, अब शुरू हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की किस में लिखनी है, पॉजिटिव साइन के साथ, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे भाई, 1/, स्टोइकियोमेट्री क्या है उसका, M1, फिर क्या है उसकी कंसंट्रेशन चेंज क्या है, C अपॉन में डी टी, कितने टाइम में। उसके बाद वापस से प्रोडक्ट की लिखेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे भाई, 1/, स्टोइकियोमेट्री देखो क्या है, M2, फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन चेंज किसका है भाई, डी का, अपॉन में डी टी। तो ऐसे बहुत ही इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नेगेटिव साइन के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को पॉजिटिव साइन के साथ। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं हमारी इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। ये क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारा रिएक्शन है वो कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसको देखो ग्राफ से समझना बहुत बहुत इजी है। जैसे कि मान लो कि हमारे टाइम कितने पे अगर हम 0 कर दें तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट रेट। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखो इस ग्राफ से तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है भाई, टाइम का ग्राफ। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे मान लो इस इंस्टेंट पे मुझे कैलकुलेट करना है रेट, तो इस इंस्टेंट पे रेट जो है R1 कितना है, इतना। अब ये R1 टाइम T1 पे इतना है, तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, सोचो कितना प्रोडक्ट बनेगा, जितना कि R1 हमारा कंज्यूम हुआ है उस इंस्टेंट पे उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको भी सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट का रेट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ, अपॉन में चेंज इन टाइम। तो भाई आज की क्लास में हमने बहुत सारी बातें कर ली, एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिएक्शंस है वो 3 तरीके से हो सकती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या था, कोल से डायमंड में कन्वर्जन। फास्ट रिएक्शन में क्या था, पीपीटी का फॉर्मेशन, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सुक्रोज से जो फॉर्मेशन था वो है हमारा मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल। और हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन की रेट के बारे में बात करने वाले हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, इनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, और लास्ट हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब आगे हमें इस चैप्टर में बहुत सारी बातें करनी हैं, पर हम वो बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।